अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जारी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी वर्ल्ड कप का नॉकआउट राउंड शुरू हुआ चाहता है। यूं लग रहा है नवाज शरीफ पर एक बार फिर किस्मत की देवी मेहरबान हो चुकी है और तीसरी बार बज़ाहिर खाली मैदान में कायद नून लीग एक और सियासी इनिंग्स का आगाज करने जा रहे हैं, जहां उनके खिलाफ बॉलर इंजर्ड है, अपनी फुल पेस से बॉल नहीं कर सकता। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी इंसाफ के बाद मियां नवाज शरीफ 24 अक्टूबर तक अबूरी जमानत हासिल कर चुके हैं और उस नैब की बदौलत कि जिसको मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने की तो बहुत जल्दी थी, लेकिन अबूरी जमानत के लिए शायद मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा जल्दी में नजर आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि अगर नैब हिफाजती जमानत की दरखास्तों की मुखालफत करता तो मेरिट पर सुनकर फैसला करते। मामला डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की रजामंदी से निपटा रहे हैं। कल नवाज शरीफ इस वक्त तक मीनार पाकिस्तान जलसे से अपना खिताब कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ एक बार फिर सिस्टम का लाडला बनकर वापस आ रहे हैं और कौन कौन नवाज शरीफ के निशाने पर होगा जब वो वापस आएंगे। अब बयानिया मुफाहमती होगा या मुजाहमती ट्रेन पर सवार होंगे, और क्या जब जिस स्पीड से मियां नवाज शरीफ को फांसी जमानत मिली है उसी रफ्तार से उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको लेकर जाएंगे दुबई, जहां से मियां नवाज शरीफ ने कल रवाना होना है पाकिस्तान के लिए। वहां हमें मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब जो है हम न्यूज़ के सीनियर पर्सन हैं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि दुबई में मियां नवाज शरीफ की क्या मसरूफियात हैं और कल किस टाइम तक रवानगी उनकी इस्लामाबाद के लिए? देखिए, मियां नवाज शरीफ की आज एक ही काबिल जिक्र मुलाकात है, वो मलक रियाज से मुलाकात हुई है उनकी 1 घंटे की। उसके अलावा उनकी आज कोई काबिल जिक्र मुलाकात नहीं है। वो अपनी तकरीर तैयार करते रहे आज सारा दिन, बल्कि जिस मीडिया के वफद ने कल उनके साथ जाना है उनको भी कल सुबह एयरपोर्ट पर लाउंज में वक्त दिया गया है कि आपसे मियां नवाज शरीफ जहाज पर चढ़ने से पहले लाउंज में गुफ्तगू करेंगे। तो आज सब मीडिया भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन आज वो सवाए मलक रियाज के किसी को नहीं मिले हैं और यही बताया गया है कि वो अपनी तकरीर तैयार कर रहे हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ कल की तकरीर तैयार कर रहे हैं। तो कल सुबह 9 बजे दुबई टाइम के मुताबिक जहाज ने यहाँ से उड़ना है और जो सहाफ़ी आए हुए हैं मियां नवाज शरीफ के साथ जाने के लिए, उन्हें सुबह 6 बजे का एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम दिया गया है। 7:30 बजे मियां साहब लाउंज में सब सहाफ़ियों को मिलेंगे। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के वाले साहब ने बताया कि उनका ये प्लान है सारा, लेकिन उसमें ये बताया जो आप तकरीर की बात कर रहे हैं, स्पीच में क्या बताया जा रहा है? नून लीग के ज़राए क्या बताते हैं, या फिर वो लोग जो मियां साहब को स्पीच लिखने में असिस्ट करते हैं कि क्या वही मईशत के ऊपर ही सारी बातें होंगी, मुफाहमती बयानिए पे ही होंगे कार्बन, या फिर कोई गर्मा गर्म किस्म के 2-3 बयानात भी आ सकते हैं? वो जो कहते हैं मैं हिसाब लूँगा जनरल बाजवा से, जनरल फैज़ हमीद से और कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की वो बात करते हैं। देखिए, वो कुछ ऐसी बात करेंगे कि जिसमें वो कहेंगे कि जो मेरे साथ जाती तौर पर ज्यादती हुई है उसका मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं उन लोगों को माफ नहीं करता हूं और मैं अपने मौकफ पर कायम हूं। लेकिन फिलहाल चूंकि पाकिस्तान एक बहरानी कैफियत में है और हमें इस वक्त महंगाई खत्म करनी है, मिसाक मईशत करना है, IMF से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करना है, तो ये काम ज्यादा जरूरी है उस काम के निस्बत जो मेरा जाती एजेंडा है। तो मैं उसको पसे पुछ डालता हूँ और उनको माफ नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरी अदालत में होंगे अल्लाह के सामने भी और बाद अज़ां भी। लेकिन फिलहाल मैं जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करूंगा, यही लाइंस पे उनकी गुफ्तगू बनी है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि नून लीग के कौन कौन से रहनुमा उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वहां से? देखिए, हुसैन नवाज हैं उनके साथ, अली डार हैं जो काबिल जिक्र हैं, इसहाक डार साहब पहले ही पाकिस्तान चले गए हैं, बाकी मीडिया के नुमाइंदगान हैं और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी उनके नासिर जंजुआ, परवेज संदेला जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके हामी हैं, कुछ सऊदी अरब से, UAE से, लंदन से, वो लोग साथ सफर कर रहे हैं और बाकी कोई 22-23 सहाफ़ी हैं जो साथ सफर कर रहे हैं। उनमें कुछ सहाफ़ी लंदन से आए हैं, कुछ पाकिस्तान से आए हैं, जो मिलकर ये 22-23 बनेंगे। और ये परवाज इस्लामाबाद लैंड कर रही है लाहौर के बजाय, ऐसा ही है? जी, वो कोई लीगल जरूरत है कि आपने जहां से बेल ली हो आपको पाकिस्तान में पहले वहां आना पड़ता है, वरना आपने जहां लैंड करना है वहां से बेल लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने चूंकि इस्लामाबाद लैंड करके कोई अदालत के रूबरू पेश भी हो सकते हैं, या सिर्फ लैंड करके यहाँ से फिर वो लाहौर रवाना हो जाएंगे?
नहीं, लैंड करके लाहौर रवाना हो जाएंगे। अब तो अदालत ने बुलाया नहीं है, बेल 24 तक है, तो सिर्फ वो जो कानूनी जरूरत है कि इस्लामाबाद से बेल ली थी तो इस्लामाबाद ही लैंड किया है, उसके लिए बात की जा रही है। वरना पहले जो ख्याल था कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, वो अब नहीं है। तो अब इसलिए कोर्ट तो जाने का कोई सवाल नहीं है। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये बता दें कि अब नून लीग के रैंक्स के अंदर क्या डिस्कशन चल रही है आगे इंतखाबात के वाले से, चूँकि इंतखाबात के वाले से केस भी फिक्स हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नून लीग पहले तो चाह रही थी कि इंतखाबात डिले हो, मुलतवी हो, ताखीर का शिकार हो जाए, जो कि मियां नवाज शरीफ की वापसी को वो देख रही थी। अब तो वापसी हो गई है, तो अब क्या फुल थ्रॉटल कैंपेन के अंदर जाएगी मुस्लिम लीग नून? जी, मुस्लिम लीग नून 21 तारीख से अपनी कैंपेन को आगे चलाएगी। ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ 21 का जलसा करके घर बैठ जाएंगे। आगे एक जलसों और रैलियों का पूरा प्रोग्राम है जो वो लेकर चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब देखिए, हल्का बंदियों के बगैर तो इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। तो 30 नवंबर तक हल्का बंदियां होनी है और इलेक्शन वही जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में होंगे। जो मुस्लिम लीग नून की टाइमलाइंस हैं, इलेक्शन तो उनके मुताबिक ही हो रहे हैं, किसी और सियासी जमात की टाइमलाइंस के मुताबिक तो नहीं हो रहे, ना पीपल्स पार्टी ना और कोई। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खैर फरवरी के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन आपको याद है, राजा रियाज साहब ने कहा था कि बड़ों ने फैसला किया है कि फरवरी में इंतखाबात कराए जाएं। तो मुझे लगता है बड़ों का वही फैसला कायम रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग है उसमें भी इलेक्शन कमीशन बता देगा कि हमने हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली हैं और हम 30 नवंबर को इलेक्शन का शेड्यूल दे देंगे। वैसे बड़ों का क्या फैसला है कि मियां नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे या लॉटरी एंड पे शहबाज शरीफ की निकलेगी और मियां साहब के साथ हाथ हो जाएगा? चूंकि अभी भी ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि शायद उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी PMLN के तमाम वोटर्स को मुतहर्रक करने के लिए, वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन इन दी एंड जाके शायद वो नाअहली वाली जो रुकावट है वो अबूर ना कर सकें और फिर लॉटरी शहबाज शरीफ ही निकल आए। देखिए, अगर ऐसा होना हुआ तो फिर मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी ही मंजूर नहीं होंगे। और फिर जब उनका बड़ा प्लेयर ही टीम से आउट हो जाएगा तो उन्हें आगे कैंपेन में बहुत नुकसान होगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अगर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी ही मुस्तरद हो गए तो मुस्लिम लीग नून कैसे कैंपेन चलाएगी। तो मुझे लगता है कि ये, अब जैसे बहुत सारे हमारे दोस्तों की ये राय थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे, वो लंदन ही रहेंगे, लोगों ने शर्तें भी लगाई। अब आप देखें ना, बहुत सीनियर रहनुमाओं ने, बहुत सीनियर जर्नलिस्टों ने कहा कि वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह मुझे लगता है कि जो ये थ्योरी है ना कि जी उनकी नाअहली, वो इलेक्शन एक्ट में 5 साल हो गए, मुझे लगता है उनके कागजात भी मंजूर हो जाएंगे और वो अगली पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। अब वो पार्लियामेंट में वजारत उज़्मा किसके हिस्से में आती है वो तो पार्लियामेंट बनने के बाद ही पता लगेगा। कई दफा छोटी सियासी जमात भी वजीर आजम अपना ले आती है और कई दफा बड़ी सियासी जमात लाने की पोजीशन में होती है। लेकिन मुझे नवाज शरीफ पार्लियामेंट में जरूर नजर आते हैं। अब वजीर आजम तो फिर पार्लियामेंट की शक्ल देखकर ही फैसला होगा किसके पास कितनी सीटें हैं। लेकिन आप कहें कि वो पार्लियामेंट से बाहर होंगे तो मुझे नहीं नजर आता। पार्लियामेंट से बाहर होते आपको नजर नहीं आ रहे नाज़रीन। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने। चूँकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को बगैर सरेंडर किए ज़मानत मिली है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। तो ज़फ़रुल्लाह साहब, बहुत आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताएं कि जिस तरह मियां साहब को बगैर सरेंडर किए ज़मानत मिल गई, उससे एक तासुर बहुत ज़्यादा तकवीत पकड़ रहा है कि शायद मियां साहब फिर से लाडले बन के वापस आ रहे हैं। तो इस तासुर को कैसे काउंटर करेंगे आप? बाकी तो लोगों की जो चाहे मर्जी करे, पहली हिफाजती अमानत इंसान को हमेशा ऐसे मिलती है, कत्ल के मुलज़िम को भी ऐसे मिलती है। सुबह आप कल चले जाएं सेशन कोर्ट में तो वो जब पहली दफ़ा वकील उधर ही कागज़ देता है और उसी वक्त जो है बग़ैर किसी को सुने में पहली जो तारीख होती है सेशन जज 4, 5, 8 दिन की दे देता है। हाँ, अगली तारीख पर फिर बहस होती है। मुलज़िम और मुजरिम का फ़र्क होता है। गलत है, लोगों की मर्ज़ी है, लोग जो बातें कहें हम तो उनका मुँह नहीं रोक सकते। मैं तो कानूनी बात कर सकता हूँ, लोग तो किसी बात पे खुश नहीं होते। वो कहते हैं ना कि वो आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। ये बिल्कुल कानून ज़ाब्ते के मुताबिक है। इमरान ख़ान को तो एक दिन में 29 बेल बिफोर अरेस्ट हुई थी।
इसमें क्या मसला है? लेकिन बहरहाल जो लोग कहते हैं कहते रहे। लेकिन इमरान खान को तो आप लोग लाडला कहते थे, मान लें कि आप भी फिर लाडला ही हैं। 29 एक दिन मिली थी ना, हमें तो एक मिली है, और सज़ा काटने के बाद हम तो जेल से आए हैं। और जो केस था, अब तो सब एक्टर ख़ुद बोल पड़े कि केस भी जाली था। तो ये तो मियाँ साहब की सज़ा सस्पेंड हुई है, ये मैं आपको बता दूँ। ये लोग धोखा कर रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। अब तो बेल का मसला, वो आएंगे कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, कोर्ट की मर्जी है, उनको घर भेज दे या जेल भेज दे। मरियम साहब का केस आपने देख लिया, उन्होंने उसी में लिख ही दिया कि एविडेंस ही कोई नहीं है। होता पता क्या है, क्यों बेल दी जाती है? बेल इसलिए दी जाती है कि आप फंस किया, मियाँ साहब की सज़ा गॉड फॉरबिड बहाल रहती है, वो उतने साल जेल रहेंगे वो। लेकिन अगर वो बरी हो जाते हैं, जैसे मरियम बरी हो गई है, तो जितने महीने आपने जेल में रखा है उनका कौन जिम्मेवार होगा? ये फ़लसफ़ा है, ये लॉजिक है कानून की। बाकी अगर किसी का सियासी तअस्सुब से दिमाग काम नहीं करता तो मैं तो उसको राय नहीं दे सकता। जैसा ये कि कल चूँकि जलसा है, मीनार पाकिस्तान पे जलसे से खिताब करना है मियाँ नवाज शरीफ ने, तो हर किसी की नज़र इस चीज़ पे ज़रूर होगी कि मियाँ साहब बयानियाँ क्या इख्तियार करते हैं। मुज़ामती बयानियाँ ही जो उन्होंने लंदन में बातें की थी वही इख्तियार करते हैं, या फिर मुफाहमत की ट्रेन पर सवार हो जाते हैं? मियाँ साहब अगर मज़ामती करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे ये मज़ामती क्यों की है, तरक्की करनी चाहिए थी, तरक्की की बात। और मियाँ साहब तरक्की की बात करेंगे तो कुछ लोगों ने मज़ामती बात क्यों नहीं की। ये तो चलती रहती है ना हमारी कहानी पाकिस्तान में। मेरी राती राय में मियाँ साहब पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की का प्लान पेश करेंगे, उनको करना चाहिए। वो बड़े एक लीडर हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दुनिया उनका अदब करती है, हम भी करते हैं। एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, चंद जो पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं उनमें उनका शुमार है। उनको आकर ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात का हल क्या है, रोज़गार कैसे मिलेगा, प्राइवेटाइजेशन हम कैसे करेंगे, सरकारी इदारों को हम कैसे बेहतर ले जाएंगे, गुड गवर्नेंस हम कैसे करेंगे, फॉरेन पॉलिसी हम कैसे ठीक करेंगे, अमन हमारे मुल्क में नहीं है हम कैसे ठीक करेंगे, ये बातें करनी चाहिए। और अगर कानून ज़ाब्ते के तहत किसी के खिलाफ कोई लिटिगेशन चल रही तो वो अपना भुगते। मियाँ साहब का ज़्यादा थ्रस्ट जो है ना वो कौम की तरक्की पे होगा। कौम बहुत मायूस है, हमारे बहुत मसाइल हैं, हमें हर एक को सींग नहीं मारने हैं। इमरान खान ने हर एक इसका मतलब यह माजी की गलतियों से सीख लिया है सबक, और इस दफ़ा नवाज शरीफ जो है वो पहले वाले टेन्योर जो थे उनसे मुख्तलिफ वज़ीर आज़म होंगे। फिर तारीख से कोई आदमी बाहर नहीं निकलता। तारीख एक तसलसल होता है, पाकिस्तान की सियासत एक तसलसल है, गैर जमहूरी हुकूमतों की बराह रास्त भी और बिलवास्ता असर रहा है। अब आपने इनकलाब लाना है, चे गुवेरा बनना है, तो 9 मई को खान साहब बन गए, इतना मिला क्या है फिर? अब वो चीखते क्यों हैं फिर? पाकिस्तान में सबको लेके चलना है। जिन्होंने गलतियाँ की उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, उन जजों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने मार्शल लॉ को जस्टिफाई किए। मैं कहता हूँ, लेकिन आप माजी में फंसे रहेंगे अगर, आगे कौन जाएगा? मुझे बताइए, पाकिस्तान में लाखों नौजवान हर साल डिग्रियां लेके आते, जॉब तो उनको मिलता नहीं। इसकी बात ज़्यादा अहम है या इमरान खान को सज़ा देना ज़्यादा अहम है? चाइना ने हमसे बहुत बड़ी मेहरबानी की, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसकी सेकंड स्टेज अगर मियाँ साहब हो तो चल गई होती। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसमें जॉब क्रिएशन थी सेकंड फेज़ में। पहले तो रोड्स थी और बिजली थी, दूसरे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी, एक्सपोर्ट बढ़नी थी हमारी, वो इन्होंने रोक दी। उस तरफ को मियाँ साहब को तवज्जो करनी चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूल पंजाब में सारे उस्ताद सड़कों पे खड़े हैं। सब तब कहे कि जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर आज़म बनने के लिए नाअहली का ख़त्म होना ज़रूरी है, और जिस रफ्तार से ज़मानत मिली है बाय द वे, क्या उसी रफ्तार से नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी? आपने कभी अदालतें देखी हैं? बिल्कुल देखिए। आप आइए मेरे साथ, कल सेशन कोर्ट में मैं आपको ले जाता हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले वो अपीलें सुनते हैं, हिफाजत ज़मानत सुनते हैं। वो अगर मियाँ साहब को 2 दिन लगे, अगर उन्होंने 5 मिनट भी लगा दी ना सेशन जज ने एक आम कातिल को हिफाजती ज़मानत देने में, तो मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा। 40 साल मुझे भी होंगी वकालत करते हुए, मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी कातिल और टेररिस्ट की भी पहली ज़मानत हिफाजती मैंने इनकार होते नहीं देखी। ये कोई स्पीड नहीं है। सजा याफ्ता बंदे के लिए शायद सरेंडर करना पड़ता है, पहले कानून ये बता चुके हैं, मुल्जिम के लिए कानून है सारे के सारे। लेकिन मियाँ साहब सज़ा होने के बाद अपनी मज़्ज़ुल मौत में पड़ी हुई प्यारी बीवी को, जो ख़ुद अपनी ज़ात में एक अंजमन भी थी और बड़ी सियासतदान भी थी, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, आपको याद होगा, क्रेनों पे उठाते थे, अपनी बेटी को लेके आ गए थे, कानून के सामने उन्होंने सरेंडर किया था। वो ज़मान पार्क में बैठ के उन्होंने पुलिस पे बम नहीं मारे थे,
ये जब इधर आए थे ना कचहरी में, कचहरी पे हमला नहीं किया था, कानून को गलत कहते हुए सरेंडर किया था, अभी भी कानून के सामने सरेंडर करेंगे। लेट द कोर्ट डिसाइड। अलबत्ता मैं फिर ये कहता हूँ कि ये जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ गलत केस बनाना ना, ये काम ख़त्म होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तारीख अरेस्टेड है, हमारी स्टेंटेड ग्रोथ है, हम इधर गोल दायरे में फिर रहे हैं कोलों की तरह। कौमें बहुत आगे चली गई हैं। इतना सा मुल्क है कंबोडिया आपसे 10 गुना एक्सपोर्ट करता है। फिर इसका मतलब अब आप मुझे ये समझा दें, चले ये तो कानूनी चैलेंजेस हो गए, सियासी चैलेंज सबसे बड़ा यह है कि PMLN को मकबूलियत के बड़े चैलेंज का सामना है लाहौर के अंदर। कबूलियत तो शायद आपके पास है लेकिन मकबूलियत नहीं आपके पास, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी मियाँ साहब को। बड़ी मेहरबानी आप सुहेल वड़ैच साहब की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखो मियाँ साहब अवामी आदमी हैं, अवाम के सामने जाएंगे, अपना मुकदमा रखेंगे कि ये वजूहत थी परफॉर्म न करने की। 16 गवर्नमेंट माह की गवर्नमेंट में हम एक ही बात कर सके हैं कि ये जो नज़र आ रहा था, रोज़ ही कह रहे थे कि जी दिवालियापन और श्रीलंका बन गए, वो तो हमने ख़त्म कर दिया। हम तो इस वक्त भी ये चाहते थे कि इलेक्शन कराएं और जाएं। बहरहाल उस वक्त बैनुल-अक़वामी इदारे भी ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो वो गवर्नमेंट हमसे बात करे, इंटरम को हम नहीं देंगे। ना ही हमारे पाकिस्तान के ला में इंटरम ये काम पहले कर सकती थी, अब तो ला बदला है कि वो बैनुल-अक़वामी माहदे कर सकती है। उस वक्त जो है हमने कीमत दी है, मुल्क को स्टेबलाइज़ किया। अब तो आजकल तो कोई नहीं कहता कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ठीक है महंगाई होनी थी IMF के बाद, हमने ये भुगतना है, हमने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। ये मियाँ साहब एक्सप्लेन करेंगे और आगे बताएंगे कि मैंने इसका इलाज क्या करना है। अगर वो कौम मान लेती है, अगर हमारी पार्टी आवाम को कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाती है तो हमें वोट मिल जाएंगे और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। 2013 से 18 तक मैं गवर्नमेंट का हिस्सा था, दिन रात हिसाबदार साहब मियाँ साहब काम करते थे। हम 2% ग्रोथ से लेकर 6% तक तो ले गए थे। आपको पता है कि 1% से एक साल में $40 बिलियन का इजाफा होता है। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। अब उनको सोचना चाहिए जो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और ऐसे लोगों को ले आते हैं जो तबाही के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा, मैं यही सवाल मुज़म्मिल साहब के सामने भी रखना चाहूँगा। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, ये बताएं मुझे कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है PMLN का, चले मियाँ नवाज शरीफ तो आ ही रहे हैं अब, लेकिन जो मकबूलियत का एक बहुत बड़ा PMLN को क्राइसिस का सामना है, उससे मियाँ नवाज शरीफ कैसे निकालेंगे? जो बात बताई भी जा रही है उनके रहनुमाओं की तरफ से कि भाई वो मुआशी प्लान देंगे, आगे किस तरह मुल्क को गवर्न करना है, लेकिन जाहिर है इस वक्त जो मुल्क के अंदर कैफियत है, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर जो कैफियत है तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को, उसे काउंटर कैसे करेंगे? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए, ये तो इलेक्शन में पता लगेगा कि PTI की कैंपेन कैसी है, उनके कैंडिडेट कैसे हैं, वो इलेक्शन में उनके कितने कैंडिडेट्स वो पुट कर सकते हैं, वो कैंडिडेट्स कितनी कैंपेन चला सकते हैं, पार्टी कितनी कैंपेन, कौन पार्टी को लीड कर रहा है। अगर लीडर अंदर है और कोई नंबर 2 भी इस पोजीशन में नहीं है कि पार्टी को चला सके, तो इन सब फैक्टर्स का क्या मुस्लिम लीग नून को फायदा नहीं होगा? देखे ना, अभी तक तो इमरान खान साहब ने अपने मुतबादल चेयरमैन का ऐलान नहीं किया है, कोई नई तंजीम का ऐलान नहीं किया है, अपने वो सेकंड फेसेस आगे लेकर नहीं आए हैं जिन्होंने इलेक्शन को लीड करना है। तो ये तो अभी इस तरह जो इस वक्त पोजीशन है PTI की, वो कितनी भी मकबूल हो, वो इलेक्शन में जाने की पोजीशन में तो नहीं है। उनके पास कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए वो कैश नहीं है, कैंपेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका बहुत फायदा होगा मुस्लिम लीग नून को। और जो अगर वीकर कैंडिडेट्स के मुकाबले में उनके मजबूत कैंडिडेट्स आ जाएंगे, तो जो आप बात करते हैं 10-15-5% के गैप की, वो कवर हो जाएगा। वो तो उनका हो सकता है वोटर डिप्रेस होके बैलेट पे भी ना आ सके इतना ज्यादा। वोटर को बैलेट पे लाना भी एक काम है। वोटर खुद ब खुद बैलेट पे नहीं आता हमारे यहाँ, सिवाय 1-2 शहरों के। तो पाकिस्तान को 1-2 शहरों का इलेक्शन तो नहीं है। अगर पंजाब का इलेक्शन भी देखा जाए तो सिर्फ लाहौर का इलेक्शन तो नहीं है। पंजाब की 141 सीटों में 100 सीटें तो सारी रूरल हैं। उनमें उनके इलेक्शन डायनेमिक्स तो लाहौर से बड़े मुख्तलिफ हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत एज है PMLN को इस वक्त इलेक्शन में, जिस एज को हम नजरअंदाज हैं कि PTI इस वक्त उनके मुकाबले में एक कैंपेन और एक कॉन्टेस्ट जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। शरफ मर साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो बात कर रहे हैं मुज़म्मिल सरवर्दी साहब के, पंजाब में पॉपुलैरिटी का बड़ा मसला होगा, क्योंकि मुज़म्मिल साहब हमारे साथ ही रहेगा। ये पॉपुलैरिटी को आप कैसे जो है ना
आपके पास मकबूलियत है, उनके पास कबूलियत है शायद, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके जब लीडिंग आपके जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं, यानी बल्ले का इंतखाबी निशान तो शायद होगा, लेकिन जब बल्लेबाज आपके हार्ड हिटिंग नहीं होंगे पंजाब के अंदर तो फिर उससे बहुत डैमेज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़ा नुकसान होगा जी। कैंपेन आपकी नहीं होगी, वहाँ सारा कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। दो हिस्से हैं। एक कैंपेन की बात आपने की, कैंपेन की मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि कैंपेन हमारे आलात हमारे कैंपेन कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम देख रही है। जो आपके इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बल्लेबाज नहीं होंगे, तो सवाल पैदा होता है क्यों नहीं होंगे। सवाल पैदा होता है कौन बल्लेबाजों को जो हैं क्रीज में आने नहीं दे रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन बग़ैर तहरीक इंसाफ के इस जबर के ज़रिए उनके इलेक्शन का रास्ता मजदूद करके ट्रांसपेरेंट होंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। हमें आलात का अंदाज़ा है और हमें इल्म है कि हमें इस सियासी जो लैंडस्केप हैं उससे वाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तब ही मुमकिन है जब 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान ये चाहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने वाश आउट करना है। तारीख़ी मिसालें मौजूद हैं। ये तमाम लोग ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी ज़िमनी इलेक्शन में हमें नहीं हरा सके। अभी इन्हीं नामसाइद हालात में बल्दियाती इलेक्शन हुए, गिलगित में इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन KP में हुए, हम जीत रहे हैं। अब आखिरी बात है कि हमें बैट्समैन कहाँ से मिलेंगे या हमारे प्लेयर। बात यह है कि खान साहब ने इन आलात का उस वक़्त भी आयादा किया था और उनको इल्म था कि हमें आने वाला वक्त जो है हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर हालात इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो हम बार एसोसिएशंस, बार कौंसल्स से वकला को लेके पंजाब में, बलूचिस्तान और सिंध में हम फील्ड करेंगे। अच्छा, यानी वकला को आप उतारेंगे बतौर उम्मीदवार? वकला को उतारने का प्रोग्राम इस वजह से है कि हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए होगी कि सिविलियन के साथ जो अभी आज शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको आगाही होगी, जो अभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बार्स में वकला के पीछे उनकी बार एसोसिएशन होती है, बार कौंसल्स होती हैं और फिर अदालत तक उनकी रसाई जो है वो बड़ी तेज होती है। तीसरी बात यह है कि जब इलेक्शन शुरू होंगे तो हर उम्मीदवार के साथ, पार्टी के साथ साथ उनकी कम्युनिटीज़, बिरादरियाँ निकलेंगी। हम आगाज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह 27 तारीख से KP से। अच्छा, और 27 तारीख से हम KP में कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। इजाज़त मिल गई आपको? हाँ जी, इजाज़त मिल गई है। इजाज़त के लिए हमने पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर दिया है। हमें कहीं पर किसी ज़िले में किसी डिप्टी कमिश्नर ने जलसा या कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं दी, जबकि दूसरी तरफ PMLN, ANP, जमात इस्लामी जो हैं वो वहाँ स्वात में और दीगर इलाकों में कैंपेन शुरू कर चुकी है। हमने क्या किया, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्तें दी कि हम कन्वेंशन करना चाहते हैं। हस्ब तवक्को और डिप्टी कमिश्नर या उन पे बैठ गए या उन्होंने इनकार कर दिया। अब हम अपना केस लेके पेशावर हाई कोर्ट में हमने दायर कर दिया है। इसकी जो हेयरिंग है वो 26 तारीख के लिए मुकर्रर हैं। हमने सिर्फ इतना सा केस रखा है कि आईन जो हमें हकूक़ देता है, इस राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन हकूक़ को पामाल होने से रोका जाए। जिस दिन हाई कोर्ट इस हवाले से इंजंक्टिव ऑर्डर जारी करेगी, हमें न कोई रोक सकता है, और अगर रोकने की कोशिश की गई बावजूद इसके, तो हम ये अवाम को कह रहे हैं कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, सही है, वो अब लोगों को हमने चले उस पे बाद में आएंगे। जरा मैं जफरुल्लाह साहब से एक सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ कि एक तासुर है कि कहीं मियां नवाज शरीफ के साथ दोबारा हाथ ना हो जाए, कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आएँ, कंपेन सारी वो रन करें, वोटर जो है उससे वोटर बेस को कंसोलिडेट वो करें, और इन दी एंड जाके उनकी नाइली ख़त्म ना हो और मियां शहबाज शरीफ की लॉटरी निकल आए। तो सर इस पे आपने कोई काम किया? चूँकि अवाम में ये बात हो रही है, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बाय द वे, देखिए, अवाम का तो पता नहीं है, अवाम ने कोई सर्वे तो हुआ नहीं है, ना ही अवाम ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। ये तो कोई दानिशवरों की राय हो सकती है। देखें, ईमानदारी की बात है कि हमारे लीडर शहबाज शरीफ के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। हमारे आपने एक जाली, आपसे मुराद ये है कि सिस्टम ने जाली तरीके से उनको निकाला। भाई लीडर ऐसे थोड़े निकलते।
हमारा सारा एतमाद नवाज शरीफ पर है। हम ये समझते हैं कि वो जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन एक पार्टली ख़त्म की है पार्लियामान ने, और एक केस में हमें उम्मीद है बरी हो जाएंगे। अगर उससे पहले केस में बरी हो जाती हैं तो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर केस में उससे पहले बरी नहीं होता तो मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे कायदे पाकिस्तान में रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज होंगे। अच्छा, वैसे नाज़रीन की ज़रा याददाश्त के लिए शेर अफजल मरवत साहब हमारे प्राइम में ही थे आज से तकरीबन 2 महीने पहले, और उस वक्त जब बात हुई थी मियां नवाज शरीफ की वापसी की तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक वादा किया था मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी, मियां नवाज शरीफ के साथ भी और अता तारड़ के साथ भी। इनका वादा मैं ज़रा दोहरा दूँ तो फिर मैं इनसे जानूंगा कि इन्होंने वादा क्या किया था और क्या वो वादा निभाने जा रही है नहीं, तो सुना दीजिए। देखिए, पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, हम पे हक बनता है कि हम वेलकम करें, लेकिन अता तारड़ साहब सिर्फ ये बता दें कि वो आ रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि मियाँ साहब इस इलेक्शन में नहीं आ रहे हैं, फिर तारीख तब्दील हो जाती। सर आपने कहा था नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो मैं इस्तकबाल के लिए जाऊँगा, तो जा रहे हैं इस्तकबाल के लिए फिर आप कल? जी, बैरिस्टर साहब बेटे हैं, मेरी तो ख्वाहिश है कि इनके कायद हैं, पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, मुझे भी जो हैं शर्फ बाजियाबी जो हैं अगर इनायत कर दे ताकि अपने तई हम भी उनको वेलकम कह सके। अच्छा, आप जाएंगे? अगर मैंने कहा ना, देखिए वो तो उन्होंने तो तभी कह दिया था तारड़ ने मोस्ट वेलकम, आप आए, आने वाले तो आप अता तारड़ साहब से बात करें, शायद बिरयानी भी आपको शायद खिलाई जाए। बिरयानी तो और होंडा और इसके बाद जन्नत की भी अब हमें नवीद मिली है कि हजरत के आमद पे। फिर भी आप नहीं जा रहे? हाँ जी, फिर भी आप नहीं जा रहे? नहीं, मतलब ये है, मैंने तो अर्ज किया ना कि मैं तो अपने वादे पे कायम हूँ। अच्छा। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, नहीं। इनके खदशात होंगे कि यार मैं जो है, जबकि मैं इंतहाई डिसेंट आदमी हूँ और हजरत को, लेकिन ये जो लंदन वाली बात है, सॉरी ये जन्नत वाली बात है, इस पे ज़रा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब रोशनी अगर डाल सके कि आया बाकी कोई इस तरह की कोई स्कीम है। तो उन्होंने कहना एक इंडिविजुअल ने कह दिया, जन्नत वाली बात कह दी, वो नहीं, इंडिविजुअल नहीं है, उनकी पार्टी का पार्लियामेंटेरियन है, MNA रहा है। और दूसरी बात यह है, एक मैं अर्ज़ कर दूँ, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने एक बात की, मैं उसका जवाब देना पसंद करूँगा, कानूनी बात है। इनका 40 साल मेरी प्रैक्टिस है और ये होता रहा है। मेरी इतनी जितनी 30 साल मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन एक चीज़ मैं चैलेंज करता हूँ कि एक मिसाल दें पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री से कि जो शख्स 4 साल से जो हैं वो अदालतों से भागा हुआ है, वो कन्विक्ट हैं, मुजरिम हैं, वो 4 साल इधर उधर फिरता रहा, दुबई आता रहा, सऊदी अरब आता रहा, पाकिस्तान नहीं आया, और बावजूद इसके कि इसके अपने भाई की हुकूमत थी, लेकिन वो उन औकात में भी नहीं आया। अब जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमें गारंटीज दी जा चुकी है कि, और मरियम नवाज साहिबा ने आज से 8 महीने पहले कहा था, वीडियो मौजूद है, कि जी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो ये तो वही हो रहा है जो ये लोग कह चुके थे। फिर नेब केस प्रोसिक्यूटर का वहाँ पे आना, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि एक नई तारीख रकम की गई है इनको बेल दे के, इन्हीं के खिलाफ तो आपने वारंट जारी किया था। से आपको नाअहली भी खत्म होती हुई नजर आ रही है जी। जिस अंदाज से ये तमाम इदारे इनके लिए लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा बईद नहीं है कि ये जी नाअहली जो हैं वो भी ख़त्म करवा दें। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेकर वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जो कारकर्दगी है। आज का जो मैच इस वक्त चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें इनिशियली पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक जो है उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कुछ ड्रॉप कैचेस भी थे, लेकिन बैटिंग में इनिशियली बड़ा अच्छा कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद विकेटें पे दर पे कुछ गिरी हैं। देखते हैं मैच में पाकिस्तान ने कैसा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, बात करेंगे ब्रेक के बाद। मोहम्मद वसीम साहब से हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंतहाई अहम मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जा रहा है बेंगलोर में, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 268 रन का बड़ा हदफ दिया है, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी जो है मासवा शाहिन अफरीदी की सबकी ही मायूस कुन रही। फील्डिंग बहुत बुरी रही, कैचेस ड्रॉप किए, उस डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया 10 रन पर के, जिसने बाद में
163 रन की एक बड़ी इनिंग्स खेल डाली और इसके अलावा उनके साथ मिचेल मार्श ने 121 रन बनाए। लेकिन बॉलर्स को पाकिस्तानी अगर हम देखें जनाब तो ओवरऑल अगर आप इसमें कारकर्दगी देखें पाकिस्तानी बॉलर्स की तो हसन अली ने 8 ओवर में 57 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल कर सके। फिर हारिस रऊफ 8 ओवर में 83 रन दे के 3 आउट करते हैं और उसामा मीर को 9 ओवर में 82 रन बन जाते हैं, कैच भी ड्रॉप करते हैं। नवाज ने 7 ओवर में 43 रन दिए। बैटिंग की पाकिस्तानी बात करें जनाब तो एक अच्छा आगाज़ पाकिस्तान को दिया अब्दुल्ला शफीक ने और इमामुल हक ने। अब्दुल्ला शफीक ने 64 जबकि इमामुल हक ने 70 रन बनाए, जबकि बाबर आजम 18 रन बनाकर आउट हो गए और मोहम्मद रिजवान 33 रन पर नॉट आउट, जबकि सऊद शकील की विकेट आपसे कुछ देर पहले गिरी है। ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन आज के मैच के अंदर, चूंकि इस वक्त करंट रन रेट हमारी चल रही है 6.8 जबकि रिक्वायर्ड है 8.5। वसीम भाई ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर। वसीम भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि क्या देख रहे हैं आप मैच के अंदर, क्या आपकी तवक्कुआत हैं, उम्मीद और तवक्कुआत अभी भी जिंदा हैं या आप अपनी होप लूज कर चुके हैं अभी तक की 4 विकेटों के गिरने के बाद? नहीं, आई थिंक प्रीटी मच अभी भी गेम ऑन है क्योंकि देखते हैं कि अचीवेबल टारगेट है यहाँ से 8 की एवरेज। आई थिंक किसी भी सरफेस के ऊपर, ये तो वैसे भी अच्छी एक बैटिंग पिच लग रही है और बैट के ऊपर अच्छा बॉल आ रहा है। आई थिंक एक यहाँ पे एक पार्टनरशिप लगती है। अगर टारगेट हम नजदीक लेके जाते हैं तो उसके बाद नवाज भी है, हसन भी बैटिंग थोड़ी कर लेते हैं तो मैच एक क्लोज जा सकता है। तो ये जो करंट पार्टनरशिप अब जो 2 बैट्समैन क्रीज के ऊपर मौजूद है तो ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगी और यही मैच को डिसाइड करेगी कितना आगे लेके जाते हैं। एक विकेट और जल्दी गिरती है तो फिर तो चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन अभी तक फाइट अच्छी जा रही है बैट्समैनों की जानिब से। अच्छा, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी को? विकेट तो चले है बहुत सीधा है, लेकिन हमने फील्डिंग भी बहुत बुरी की, 3 कैचेस हमने ड्रॉप कर दिए और मास व शाहीन अफरीदी के बाकी बॉलर्स की बॉलिंग पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बॉलिंग तो अगर हम सिर्फ शाहीन को साइड पे करते हैं तो बाकी तो बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग हमें नजर आई, कोई बॉलिंग प्लान्स हमें नजर नहीं आए। और जो बाउंड्री का जो रेशो था, जो हमने बाउंड्री बॉल्स दिए दैट वाज प्रीटी हाई कि अगर 370 रन में आधे रन तो शायद हमने खुद प्रोवाइड किए हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमने बाउंड्री बॉल्स उनको दिए हैं। उसके बाद फील्डिंग में जो लैप्सेस हमें नजर आए हैं तो ऑब्वियसली इस मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग के एंड मतलब मुझे तो टू बी ऑनेस्ट कोई बॉलिंग का हमें प्लान नजर नहीं आया। एक शाहीन थोड़ी अकल से उसने बॉलिंग की, बाकी तो जो बस आ रहे थे वो इमोशंस के साथ बस वो बॉलिंग कर रहे थे। तो कोई इस तरह की टीम, इतना बड़ा मैच, इंपॉर्टेंट मैच होता है तो एक्सपेक्ट करते हैं जी कि कोई बॉलिंग एक प्लान हम लेके आएंगे, वार्नर को कहाँ पे बॉलिंग, मार्श को हमने कहाँ पे बॉलिंग करनी है, तो उनको हर जगह पे हमने बॉलें दी हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक अगर कैचेस हो जाते तो शायद ये डिफरेंट एक स्टोरी हो सकती थी। ग्राउंड छोटा है, ठीक है, यहाँ पे पिच भी बैटिंग के लिए है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने एटलीस्ट 30 से 40 रन जो है वो ज्यादा करवाए हैं जो होने नहीं चाहिए थे। और एंड में अच्छा काम किया बॉलर्स ने कि सिर्फ आई थिंक 65 या 70 रन हमने दिए आखिरी 10 ओवर्स में, नहीं तो 400 से ऊपर की कहानी आज लग रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग जो हमारी 2 महीने पहले जिसकी मिसाल दी जाती थी कि ये बेस्ट बॉलिंग अटैक, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है राइट नाउ, पता नहीं उसको नजर किसी की लग गई है या नसीम के जाने के बाद वो बिल्कुल ही बाकियों का कॉन्फिडेंस भी नीचे नजर आ रहा है, फॉर्म एकदम लूज कर गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मैच हम जीते और अगले मैचेस में हमें बॉलिंग इंप्रूव करनी होगी। इस बॉलिंग के साथ ऑब्वियसली आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं इस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के साथ। लेकिन वसीम भाई, कप्तानी के भी आज फ्लॉज नजर आए हैं। फैसला साजी के अंदर बाबर ने काफ़ी गलतियां की हैं कि शाहीन अफरीदी के 4 ओवर शुरू में बड़े अच्छे निकले, उसके बाद फिर 32-33 ओवर बाद जाके उन्होंने शाहीन को ओवर दिया और उसके बाद शाहीन ने आते साथ ही 2 आउट भी कर दिए थे। तो वो आपने जब अपने अटैकिंग बॉलर के ऊपर लेके आना होता है वो नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से बॉलर को यूटिलाइज। देखें, ये चीजें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हम वही मिस्टेक्स रिपीटेडली हम वो कर रहे हैं। आपका बेस्ट बॉलर आज कौन था जो इकॉनमी वाइज सब आपका इफ्तिखार था और उसके हमने 10 ओवर पूरे नहीं करवाए, उसके ओवर पता नहीं 2 क्यों रोक के रख लिए, शायद ऑस्ट्रेलिया से करवाने, हमने उधर से जाके कर लेंगे। अब वो जो आप बात कर रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आपको पार्टनरशिप ब्रेक करनी होती है, जैसे अभी हमने देखा कि जब एक पार्टनरशिप लगी हुई थी पाकिस्तान की तो वो अपना बेस्ट बॉलर लेके आया, वो मिचेल स्टार्क को लेके आया बॉलिंग करने के लिए। हम पहले हसन को लेके आते हैं, फिर हारिस को लेके आते हैं, जब कुछ भी नहीं होता मार पड़ती है हम फिर शाहीन को लेके आते हैं। तो आई थिंक ये टेक्निकली डेफिनेटली वी मेड मिस्टेक्स जिसकी वजह से, क्योंकि अगर आप 22वें 23वें ओवर में उनको ले आते, वो पार्टनरशिप ब्रेक करते ले जाते तो शायद ये 300 के राउंड हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते। तो डेफिनेटली इस चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फैसला साजी में फ्लॉज थे, लग ये रहा था कि जब वो पिटना शुरू हुए बॉलर्स हमारे तो लग रहा था कप्तान की अप्रोच ये लग रही थी कि बस किसी तरह 50 ओवर्स पूरे कर लो, चाहे जैसे भी है, वो विकेटों वाला इंटेंट जो है या फिर वो एक डिफरेंट गेम प्लान के साथ आना, स्ट्रेटजी चेंज करना गेम के अंदर, वो चीज़ शायद नज़र नहीं आ रही थी। दूसरा हमारी जो बैटिंग है उस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि
शुरू में अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन पावर प्ले के अंदर थोड़ा सा अगर स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता, हमारी जो है हमारी करंट रन रेट ज़रा ज़्यादा होती, तो वो शायद आगे जाके हमें बेनिफिट ना करती। देखें, यहाँ से अगर हम मैच नहीं जीतते हैं, अल्लाह करे हम जीते, ये पार्टनरशिप लगे मैच हम जीते, अगर नहीं जीतते हैं तो आपने पिन पॉइंट करना होगा कि बैटिंग के अंदर हम कहाँ पे मैच आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पावर प्ले के अंदर आप आ रहे हैं। कितना अच्छा आपको स्टार्ट मिला, 4 ओवरों में आपके 40 रन थे और फिर 10 ओवरों में जाके आपका मुश्किल से 60 रन भी नहीं बन रहे हैं। दैट मीन्स कि अगले 6 ओवरों में आप बिल्कुल ही आपने जो रन रेट था उसको वो अपने नीचे लेके आ गए थे जो आपका चल रहा था। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें पावर प्ले में और अटैक करने की जरूरत है, स्पेशली जब अटैक करते हैं तो उसके बाद वो चलता है। इतना बड़ा टारगेट आप चेज कर रहे हैं तो आपको पैटर्न तो नजर आ रहा है कि उन्होंने 10 ओवर में कितने रन किए, हमें भी इतने बनाने होंगे। मिडिल ओवर्स में इतने रन आसानी से उनके भी नहीं बने थे, अब हमारे भी नहीं बन रहे हैं। अब आखिर में उनके 70 रन बने हैं 10 ओवर में। दैट मीन्स कि आखिर में बैटिंग नहीं है इस पिच के ऊपर, और दायरा भी खुल जाएगा, एक फील्डर और बाहर चला जाएगा। तो आई थिंक अगर मैच यहाँ से नहीं जीते हैं तो उसमें डेफिनेटली वही फैक्टर आएगा कि हमने पहले 10 से 15 ओवर कम रन किए हैं। एक पैटर्न हमें आ रहा है कि नए बॉल से आसानी से रन हो रहे हैं। डेविड वार्नर ने भी यही किया, मार्श ने भी यही किया, लेकिन हम उसी रन बॉल अप्रोच के ऊपर फंसे हुए हैं। तो आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है कि हमें जब एक स्टार्ट मिल फाइनली जो हमने आज तब्दीली की टीम के अंदर, शायद आपको ड्रॉप करके उसामा मीर को खिलाना, इस चेंज पे जरा कमेंट कीजिएगा। ये बेहतर चेंज थी और उसामा से जो एक्सपेक्टेशन थी क्या वो उस पर पूरा उतर सके हैं? फील्डिंग पे तो कहाँ किसी सूरत नहीं उतरे बाय द वे, लेकिन बॉलिंग में आप क्या देखते हैं? देखिए, किसी भी नए प्लेयर को आप एकदम से इतने बड़े मैच के अंदर डालेंगे तो इसमें हमेशा चांस होता है कि उसके नर्व्स उसके कंट्रोल में नहीं होंगे और वो कैच मतलब आंखें बंद करके वो वैसे भी कैच पकड़ेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर, इतना बड़ा मैच, टीम थोड़ा आगे लगी हुई है और इंडिया से मैच है आपका, बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो कैच जिसने छोड़ा तो चेंज तो बनती थी। लेकिन आइडियली आई थिंक नेदरलैंड्स के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ आपको खिलाना चाहिए था उसामा को, ताकि उसके भी नर्व सेटल हो जाते, जरा वो क्लेमेटाइज वहां पे हो जाता मैच कंडीशंस के। लेकिन अब देखिए, जो बाहर बैठता है ना वो बेहतर लगना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये मसला ये चल रहा है हमारी टीम के साथ। फखर टीम से ड्रॉप हुए थे बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, लेकिन अब सारे बात करेंगे फखर को टीम के अंदर होना चाहिए। तो आई थिंक ये थोड़ी सी प्रिपरेशन हमारी उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरह हमारी होनी चाहिए थी, कि हमने चांसेस प्लेयर्स को वैसे नहीं दिए हैं, बड़ी पिक्चर को नहीं देखा है। बाकी टीमों को देखते हैं, जो भी उनके नए प्लेयर्स खेल रहे हैं वो इस साल में काफी मैचेस खेल के आए हैं। बेशक वो परमानेंट मेंबर नहीं थे लेकिन उनको चांसेस मिले हैं, हमारे उतने चांसेस नहीं मिले, इक्का दुक्का मैचेस खिला के हमने ओडीआई खेला ही बहुत कम है इस साल। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसके अंदर तो और जरूरी हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। कैंप भी हमारा कोई नहीं हुआ, एशिया कप से आए हम, उसके बाद चंद दिन बस हॉलीडेज थी, उसके बाद आप वर्ल्ड कप के अंदर चले गए, तो डेफिनेटली प्रिपरेशन हमारी इससे बेहतर हो सकती थी। सही है, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रिपरेशन इससे ज़्यादा लगती थी और मैच जो है मोहम्मद वसीम के बकौल 50-50 है। अगर ये पार्टनरशिप लग जाती है और आखिरी 10 ओवर्स में अगर 70-80 भी रहता हुआ तो वो पाकिस्तान बासानी चेज़ कर सकता है। इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं गज़ा की सूरत हाल की। गज़ा पर इसराइल की बर्बरियत को 14 रोज़ गुजर चुके हैं। अब तक 4228 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि 14,300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 2 हफ्तों में 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं, जो कि गज़ा की आबादी का तकरीबन आधा है। हमास की कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी की पेशकश पर भी इसराइल की तरफ से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने पर काम जारी है। उम्मीद है कि कल तक इमदादी सामान के 20 ट्रक, जो कि हैं तो बहुत कम लेकिन फिर भी इतने कम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो गज़ा में दाखिल हो पाएगा। और 2 हफ्तों बाद कोई उम्मीद है कि लाचार फ़लस्तीनियों को कोई इमदाद पहुँच जाए। इतवार को मिस्र में 12 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें फ़लस्तीन के हवाले से आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। और अब सवाल ये भी है कि क्या इसराइल अमरीकी सदर की 2 बार की गई इल्तिजाओं और दुनिया भर में होने वाले मुजाहिरों को देखकर क्या जंग बंदी की तरफ जाएगा, क्या खित्ते को एक बड़ी जंग में धकेलेगा जिसका खुद इसराइल भी मुतहम्मल नहीं हो सकता। आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।